हेलो गाइस, हाय लिख देता हूँ। हाय, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आई एम दीक्षांत और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया। मतलब बेसिकली मॉडर्न इंडिया के हम लोग क्वेश्चन MCQs लगा रहे हैं और MCQs जो लगा रहे हैं हम लोग वो लगा रहे हैं घटना चक्र से। गाइस अभी जो चैप्टर अपना है वो चैप्टर का नाम यही दिया हुआ, बिल्कुल दिस इज़ द चैप्टर का नाम इन द घटना चक्र। शायद इट इज़ द थर्ड चैप्टर, तीसरा चैप्टर है ये मॉडर्न इंडिया में। और इसमें बता रखा है कि मतलब कैसे कैसे पंजाब और मैसूर को अंग्रेज़ों ने किस किस ट्रीटीज़ के तहत कैसे कैसे करके उनको कनकर किया था। रीजनल स्टेट्स की बात हो रही है ना। इनके अलावा और भी स्टेट्स थे, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठास को कनकर किया, उसके अलावा बंगाल को कनकर किया, ठीक है, कर्नाटक, हैदराबाद, ये सब चीज़ें अपने अपने आप टाइम के साथ जो आगे पढ़ेंगे अपन उसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग पंजाब और मैसूर के बारे में देखते हैं। चलिए बिना किसी देरी के सीधा हम चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन, द किंगडम ऑफ रंजीत सिंह इंक्लूडेड, ये पूछा है कि रंजीत सिंह के किंगडम में कौन कौन सी जगहें इंक्लूडेड थी। चार ऑप्शंस दिए हैं। देखो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, इसके अंदर अगर किसी ने थोड़ा बहुत ही पढ़ रखा होगा ना, या फिर किसी को थोड़ा बहुत मैप के बारे में भी ज्ञान होगा ना, तो वो इस क्वेश्चन को आराम से कर देगा, ठीक है। तो देखो गाइस, रंजीत सिंह बेसिकली पंजाब का राजा था। ही वॉज द किंग ऑफ पंजाब। और पंजाब का किंग होने के बाद इसका था क्या, देखो मकरन। ऑप्शंस पे चलते हैं। पहला ऑप्शन इज़ दिल्ली, सेकंड ऑप्शन इज़ काबुल। काबुल का है, काबुल इज़ इन अफगानिस्तान। श्रीनगर सभी को पता है। और मकरन कोस्ट कहाँ पड़ता है? मकरन कोस्ट अपन कह सकते हैं कि बलूचिस्तान और ईरान वाले पार्ट में पड़ता है। मकरन उसी जगह पर है। मकरन इज़ इन ईरान आज की डेट में, तो उस वाले एरिया में पड़ता है। तो ये सोच के देखो कि पंजाब यहाँ पे है और यहाँ पे आके पड़ता है अपना मकरन, तो पंजाब का किंग मकरन तक कैसे राज कर पाएगा ईरान में जाके? नहीं, ये एलिमिनेट हो गया। दिल्ली के अंदर इंग्लिश लोग थे या फिर दिल्ली में मुगल्स थे, तो दिल्ली के अंदर रंजीत सिंह बिल्कुल नहीं जा सकता अभी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो, ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद दो ऑप्शन बचते हैं, काबुल बचता है, श्रीनगर बचता है। काबुल के अंदर अफगान्स थे। अफगान्स से उस टाइम इंग्लिश लोग लड़ाई कर रहे थे, दे वर फाइटिंग विद द अफगान्स, तो काबुल भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है श्रीनगर, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर। चलिए इसका वो देखते हैं अपन एक्सप्लेनेशन। रंजीत सिंह जो थे वो 1780 के अंदर इनका जन्म हुआ इन द होम ऑफ महासिंह। महासिंह इनके पिताजी थे। द चीफ ऑफ शुक्र चकिया मिसल, उस टाइम पंजाब के अंदर मिसल हुआ करती, जैसे कि आप यूँ मान लो कि ट्राइब टाइप की चीज़, ठीक है, तो मिसल हुआ करती है। तो जिस मिसल से ये ताल्लुकात रखते थे रंजीत सिंह, उसका नाम था शुक्र चकिया मिसल। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्ज़ाम में आ चुका है। तो हुआ क्या, 25 अप्रैल 1809 को होती है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो होती है वो रंजीत सिंह और ब्रिटिश के बीच में होती है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर क्या कहती है कि मान लो कि यहाँ से सतलज बह रही है, ठीक है, सतलज बह रही है, तो सतलज रिवर के इस तरफ वाला पार्ट जो है वो रंजीत सिंह का होएगा और इस तरफ वाला पार्ट जो है वो होएगा इंग्लिश का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। इस तरफ वाला पार्ट कौन सा? ईस्ट ऑफ सतलज जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने रख लिया, और वेस्ट ऑफ सतलज इज़ फॉर द रंजीत सिंह साहब। अब इन लोगों के बीच में ये ट्रीटी हुई कि यार तुम रंजीत सिंह सर इधर अटैक मत करना, और ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि हम इधर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन इवेंचुअली क्या होता है कि रंजीत सिंह जो हैं वो मर जाते हैं, और जैसे ही मरते हैं तो इनके बाद जो सक्सेसर्स होते हैं वो वीक आते हैं, और वीकनेस की वजह से इंग्लिश अल्टीमेटली ऑक्यूपाई द पंजाब। तो अभी तो अपन रंजीत सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये सारी डिटेल्स जो है मैं वो अलग से वीडियो में डाल दूंगा। अभी एक क्रैश कोर्स टाइप का लेके आने की प्लानिंग चल रही है कि क्योंकि अभी यूपी का एग्ज़ाम आ रहा है, और यूपी के एग्ज़ाम को लेके हम सोच रहे हैं कि उसके प्रीलिम्स से पहले पहले क्रैश कोर्स चालू कर दें, जिसके अंदर सारी की सारी हिस्ट्री कवर होगी, जियोग्राफी कवर होगी, अपनी पॉलिटी कवर होगी, इकोनॉमी कवर होगी, ये सारे सब्जेक्ट्स हम कवर करने वाले हैं। देखो क्या कह रहा है कि ट्रीटी की वजह से जो रंजीत सिंह साहब थे वो साउथ की साइड, साउथ ऑफ सतलज जा रही है, सतलज का साउथ ये है, इस तरफ एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है।
और रंजीत सिंह के अगर किंगडम की बात करें तो रंजीत सिंह ने मुल्तान ले लिया था 1818 के अंदर, कश्मीर 1819 में, पेशावर 34 के अंदर। तो अपन कह सकते हैं कि कश्मीर का श्रीनगर वॉज द पार्ट ऑफ रंजीत सिंह का किंगडम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी अपन ने ये ऊपर पढ़ा कि रंजीत सिंह जो थे शुक्र चकिया मिसल से बिलोंग करते थे, तो वही क्वेश्चन आया है, टू विच मिसल डिड रंजीत सिंह बिलोंग, तो शुक्र चकिया मिसल। तो ये जोर दे रखी है ना, ये सारी की सारी मिसल्स के नाम हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, यूँ कह रहा है कि रंजीत सिंह साहब की राज्य की कैपिटल कौन सी थी। तो बेसिकली अमृतसर और लाहौर दोनों ही कैपिटल थे, लेकिन अगर कैपिटल के बारे में बात करें तो अमृतसर वॉज रिलीजियस कैपिटल एंड लाहौर वॉज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन अगर लाहौर से संभाल रहे हैं तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो सी आएगा, ठीक है। क्योंकि रिलीजियस कैपिटल से तो कुछ हो ही नहीं रहा ना, उसने मान रखा कि हाँ भाई यहाँ से हमारा धर्म का सारा प्रचार प्रसार होएगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल का मतलब क्या हो रहा है कि इसी जगह से इनका सारा एडमिनिस्ट्रेशन संभल रहा है। देख लेते हैं। रंजीत सिंह यार ये जमन शाह ने पंजाब के ऊपर इन्वेड किया 1798 के अंदर, और जब ये लौट रहे थे तो इनके जो कैनन्स थे वो गिर गए चेनाब रिवर के अंदर। अब रंजीत सिंह साहब क्या करते हैं, रंजीत सिंह साहब ने वो कैनन्स इनको सेफली लौटा दिए लाहौर में। अब जैसे ही कैनन्स लौटाई तो जमन शाह इम्प्रेस हो गया कि यार बढ़िया आदमी है ये रंजीत सिंह। तो जैसे ही इम्प्रेस हुआ तो उन्होंने कह दिया कि जाओ रंजीत सिंह तुम जाके लाहौर को ऑक्यूपाई कर लो। बट इवेंचुअली इन 1799 रंजीत सिंह क्या करते हैं, लाहौर के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और लाहौर को अपनी कैपिटल डिक्लेयर कर देते हैं। 1799 की बात चल रही है। ही कैप्चर्ड अमृतसर फ्रॉम द भंगी मिसल, दिस इज ऑल्सो, भंगी एक दूसरी मिसल का नाम है, इन 1805। आफ्टर दैट ही एस्टेब्लिश, लाहौर को पॉलिटिकल कैपिटल बना दिया, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बोल सकते हैं। एंड अमृतसर इज द रिलीजियस कैपिटल ऑफ द पंजाब। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सेड God intended me to look upon all religions with one eye, that is why he took away the light from the other। ठीक है, इनकी एक आँख खराब हो गई थी, दो आँखें थी तो एक आँख खराब हो गई थी। तो ये कहते हैं कि भगवान ऐसा चाह रहे हैं कि सभी धर्मों पे मैं सिर्फ अपनी एक ही आँख से, एक ही नज़रिए से, इस आँख का मतलब ये है कि सब धर्म को सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से देखूँ। तो ऐसा किसने कहा था, ऐसा कहा था महाराजा रंजीत सिंह ने। देखो गाइस ये क्वेश्चंस हैं, आप इनको साथ में आप अपनी बुक लेके खोल के बैठ के अटैम्प्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बोल रहा हूँ और क्वेश्चन मैंने पढ़ा, उसके बाद आप क्वेश्चन को पॉज करो और आराम से इसको अटैम्प्ट करो, उसके बाद वीडियो को आगे प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। लेकिन इससे पहले आप सीधा अटैम्प्ट ना करें, थोड़ा बहुत तो आपको पता होना चाहिए बैकग्राउंड में चल क्या रहा है। अगर आपको पता ही नहीं कि रंजीत सिंह कहाँ का किंग था, कहाँ पे इनका किंगडम था, तो सब गड़बड़ हो जाएगी ना। देखो, द अबव स्टेटमेंट वॉज मेड बाई महाराजा रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जो है 1780 में पैदा हुए थे गुजरनवाला में। जब ये 12 साल के थे तो इनके पिताजी जो थे महासिंह, इनकी मृत्यु हो गई। जैसे 12 साल के थे उनकी मृत्यु हुई तो रिजेंसी मतलब कुछ बड़े लोग मिलके अब शासन संभालेंगे, लेकिन राजा है वो अभी रंजीत सिंह है, ठीक है। तो रिजेंसी ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला 1792 से लेकर 1797 तक। अब आप सोच के देखो कि जैसे 1797 हुआ, रंजीत सिंह कहते हैं कि अब सारा काम मैं संभालूंगा। 1780 के अंदर ये बंदे पैदा हुए हैं और 1797 के अंदर कहते हैं कि अब से सारा एडमिनिस्ट्रेशन संभालने की जिम्मेवारी मेरी है। 17 साल की उम्र में, 17 साल के बच्चे क्या करते हैं आजकल, 12वीं पास नहीं होती। और रिजेंसी के अंदर कौन कौन था, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करने वाले लोग थे जब रंजीत सिंह छोटे बच्चे थे, 12 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चे थे, तो रिजेंसी के अंदर उनकी माँ थी, उनकी मदर इन लॉ थी, एंड दीवान लखपत राय। ही अज्यूम्ड द पावर डायरेक्टली इन 1797, जैसा कि मैंने बताया। 1799 में इन्होंने लाहौर ले लिया, अमृतसर ले लिया 1805 में। उसके बाद ये सब कहानी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कह रहा है कि हु वॉज द सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। ये सारा का सारा चीज़ जो है जब क्रैश कोर्स आएगा या फिर समरी आएगा उसमें मैं बताने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अभी के लिए आंसर है कि महाराजा रंजीत सिंह के बाद जो बंदे आए थे वो थे खड़क सिंह। और खड़क सिंह जो थे ना, इसका एक्सप्लेनेशन देखते देखो। खड़क सिंह वॉज एन एडिक्ट ऑफ ओपियम, चरस गांजा। वो है ना क्या नाम उसका रिपोर्टर का,
अरे वो जो कहता है ना मुझे ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो, तो वो वाला रिपोर्टर। तो ये कहता है कि खड़ग सिंह वॉज एन एडिक्ट ऑफ ओपियम, और उस वजह से सारी की सारी दिक्कतें चल रही थी। और जैसे ही अगर कोई इर्रेस्पॉन्सिबल राजा आ जाएगा देश के अंदर, या फिर इर्रेस्पॉन्सिबल किंग आ जाता है किसी भी किंगडम के अंदर, तो जो और लोग हैं अदर पावरफुल पीपल ट्राई टू मेक बेनिफिट ऑफ इट, और फिर वो खुद पोजीशन को हड़पने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ द सिख एम्पायर? लास्ट किंग वॉज द दलीप सिंह। ये इसके बारे में नीचे देख लेते हैं। महाराजा दलीप सिंह वॉज द लास्ट किंग ऑफ सिख एम्पायर। इन्होंने 1843 से लेकर 1849 तक राज किया। ये सब मैं पढ़ाने वाला हूँ क्रैश कोर्स में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दलीप सिंह? देखो गाइज, आप इसको आराम से देखो चारों स्टेटमेंट को। वैसे तो ये चारों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, क्या तो घटना चक्कर वालों ने गलत छापी है या फिर एग्जाम में ही गलत आई होंगी। वैसे ये चारों स्टेटमेंट गलत हैं, लेकिन अगर इस 93 को मैं काट के 39 कर दूं, मतलब 1839, अब ये स्टेटमेंट बिकम्स राइट। महाराजा जो ये हैं दलीप सिंह, ही डाइड इन पेरिस 1839। कुछ गड़बड़ कर रखी इन्होंने, ये क्वेश्चन गड़बड़ है। ना देखो, इसमें मेरा ही कन्फ्यूजन हो गया था। आई एम सॉरी गाइस, मैंने लास्ट टाइम इसको है ना दलीप सिंह की जगह रंजीत सिंह पढ़ लिया था। आई एम सो सॉरी, इसको काट देता हूँ मैं भी। ठीक है, चलो, दिस इज़ राइट। कोई गड़बड़ नहीं क्वेश्चन में, मैंने ही नींद में गलत पढ़ लिया होगा। तो वो महाराजा रंजीत सिंह डाइड इन पेरिस ऑन 23 अक्टूबर 1893। दिस इज़ राइट स्टेटमेंट। अब क्या रखा है कि पेरिस में मरे थे 93 में। ही वॉज क्रीमेटेड एट नासिक। नहीं, अब यार पेरिस से बंदे को आप डेड बॉडी को लेके आओगे कहाँ? नासिक में, इंडिया में ना। ही वॉज क्रीमेटेड एट लंदन। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ही नेवर रिनाउंस द सिख फेथ। नहीं, इन्होंने बाद में जाके क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया था। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। ही नेवर विजिटेड रशिया। नहीं, ये रशिया गए थे, तो ये भी गलत है। तो इस हिसाब से इसका स्टेटमेंट जो ए है डेट इज़ राइट। देखो, मैंने यहाँ पे पता नहीं किस नींद में भाई साहब क्या ही इसको कर लिया। एक सेकंड, मतलब उसको 39 को 93 39 लिख रखा मैंने। देखो, द फॉर्मर किंग ऑफ पंजाब महाराजा दलीप सिंह जो है वो पेरिस में उनकी मृत्यु होती है 23 अक्टूबर 1893। रिमेनिंग ऑल स्टेटमेंट्स आर फॉल्स बिकॉज इन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया था, रशिया गए थे, और उनकी जो क्रीमेशन हुआ था वो लंदन में हुआ था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ 3? देखो, हुआ क्या था जब इंग्लिश ने पंजाब के ऊपर कब्जा कर लिया, व्हेन दे अनेक्स्ड पंजाब, तो उनमें पंजाब को एडमिनिस्टर करने के लिए 3 बंदों का एक बोर्ड बना के भेजा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से जो थे वो मेंबर नहीं थे, वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ 3। तो इसमें जो हेनरी लॉरेंस हैं और जॉन लॉरेंस हैं, ये बेसिकली दोनों भाई हैं। ठीक है, हेनरी लॉरेंस एंड जॉन लॉरेंस, दे वर द पार्ट ऑफ द बोर्ड, बट रॉबर्ट साहब और इलियट साहब वर नॉट द पार्ट ऑफ द बोर्ड। इसलिए ए और डी इसमें ठीक हो जाता है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। लॉर्ड डलहौजी ने इस बोर्ड को अपॉइंट किया टू मैनेज अफेयर्स इन पंजाब आफ्टर इट्स एनेक्सेशन इन 29 मार्च 1849। उस बोर्ड के अंदर हेनरी लॉरेंस वॉज द प्रेजिडेंट, जॉन लॉरेंस एंड चार्ल्स ग्रेनविल मेंसल, ये दोनों उसके काउंसिल के पार्ट थे बोर्ड के। और ये लिख रखा है कि इलियट साहब और रॉबर्ट साहब इस बोर्ड के पार्ट नहीं थे। काम खत्म। हु इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार? पहला एंग्लो मैसूर वार जो होता है भाई साहब, वो होता है हैदर अली साहब के बीच में, और एंग्लो का मतलब अंग्रेज़, शाबाश, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो इसके अंदर सबको पता है कि हैदर अली ने इनको बढ़िया पिटाई करी थी। तो आंसर इज हैदर अली। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर, अब ऑप्शंस देखो एक बार। एंग्लो मैसूर वार,
अब मैसूर और अंग्रेज़ों की लड़ाई हो रही है और ऑप्शन दे रखा मराठा। वाह, मराठा कैसे जीत सकता है? रोंग। निज़ाम ऑफ हैदराबाद कैसे जीत सकता है? रोंग। हुआ क्या था कि पहला जो एंग्लो मैसूर वार हुआ था उसमें इन तीनों का कॉल्यूशन था। मराठा भी एक तरफ था, निज़ाम भी एक तरफ था और हैदर अली भी एक तरफ था। ये तीनों एक तरफ हो रखे थे और इंग्लिश एक तरफ था। The first Anglo-Mysore War was fought between the British and Hyder Ali. He fought bravely and captured Mangalore in 1768 and reached Madras in 1769, where English in helplessness signed the Treaty of Madras on the conditions of Hyder Ali. इस ट्रीटी के बारे में मैं बाद में बताऊंगा कैसे कैसे क्या था ट्रीटी के अंदर, लेकिन अभी के लिए आप देख लो कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास हो रही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Who among the following established a modern armory at डिंडीगुल? ये इसका डिंडीगल लिख रखा है, कुछ जगह इसको डिंडीगुल भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ मॉडर्न आर्मरी? आर्मरी का मतलब यहाँ पे कि यहाँ पे ये असला बनाएंगे, गन्स बनाएंगे, डिशुम गोली मारने के लिए, ठीक है। तो मॉडर्न आर्मरी को एस्टेब्लिश करने वाला बंदा मैसूर के अंदर जो है, ही वॉज द हैदर अली। In 1742, Mysore was under Venkat leadership. In 1755, Mysore king sent Hyder Ali to Dindigul to handle the situation. वहाँ पे हैदर अली जाते हैं, डिंडीगुल को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और उसके बाद हैदर अली जो हैं वो मीर साहिब को गवर्नर बनाते हैं डिंडीगुल का। हालांकि इसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इन सबको पढ़ने की। आप इतना याद रखें कि हैदर अली जो हैं वो आर्मरी बनाते हैं डिंडीगुल के अंदर। ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड हैदर अली इन पोर्टो नोवो। देखो, जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ उसके अंदर तो हैदर अली जीत गया, लेकिन सेकंड एंग्लो मैसूर वार के अंदर हैदर अली को हार मिली। हैदर अली वॉज डिफीटेड। जैसे हैदर अली साहब हारे, उसके बाद जाते हैं टीपू सुल्तान साहब और फिर वो लड़ाई करते हैं अंग्रेज़ों के साथ। तो 1780 के अंदर हैदर अली को हराया गया बाई सर आयरकूट। सर आयरकूट ने पोर्टो नोवो में हराया और उसके बाद 1780 के अंदर हैदर अली साहब हार गए। उसके बाद 1782 के अंदर हैदर अली साहब की मृत्यु हो गई बिकॉज ऑफ डिजीज़। बिफोर दिस वॉर, इस लड़ाई से पहले हैदर अली मेड अ फ्रंट अगेंस्ट ब्रिटिश विद मराठास एंड निज़ाम। इन 1780 हैदर अली सीज कर्नाटक and laid the siege of Arcot by defeating the British army under Colonel Bailey. British segregated Nizam and Marathas from Hyder Ali. Hyder Ali faced this complex situation firmly. Hyder Ali fought with General Ayrkut in 1781 during Second Anglo-Mysore War और उसके बाद हैदर अली को बेचारे को डिफीट मिल गई। टीपू सुल्तान सेट अप हिज कैपिटल एट, देखो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन और सबको आना चाहिए। इसका आंसर है श्रीरंगपट्टनम। आराम से आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें, जैसे ही क्वेश्चंस नया आए वीडियो को पॉज कर दें और अटैम्प्ट करें। टीपू सुल्तान साहब ने अपनी कैपिटल को सेटअप किया श्रीरंगपट्टनम के अंदर। टीपू सुल्तान वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज जैकोबियन क्लब, एंड ऑल्सो प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी। ट्री ऑफ लिबर्टी कहाँ इन्होंने प्लांट किया था, ये आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर आपको कमेंट करने का मन नहीं है तो एक बार दिमाग में रिकॉल करें। एज ए सिंबल ऑफ अलायंस बिटवीन फ्रेंच एंड मैसूर, ये मैं काट देता हूँ अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो। आप लोग कमेंट करके बताएं कहाँ पर था ट्री ऑफ लिबर्टी। उसके बाद टीपू सुल्तान साहब डेलीगेट्स भेजते हैं, फॉरेन रिलेशनशिप्स बनाते हैं। ही एस्टेब्लिश्ड एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज ऑन मॉडर्न लाइन। एम्बेसीज बनाते हैं, फ्रेंच के अंदर इनकी एम्बेसीज बनाते हैं, टर्की में एम्बेसी बनाते हैं, इन सब जगहों में। Who among the following Indian rulers established embassies in the foreign countries on modern lines? It was अभी पढ़ा अपन ने ऊपर वाली लाइन में कि एम्बेसीज बनाने वाले जो राजा थे ही वॉज टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान एस्टेब्लिश्ड एम्बेसीज इन इजिप्ट, फ्रेंच, टर्की ऑन मॉडर्न लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 15 गाइस, टीपू सुल्तान डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी इन 1780। टीपू सुल्तान ने फ्रेंच आर्मी को कहाँ हराया? Siege of Arcot was done in 1780 by हैदर अली। अब देखो 1780 में क्या चल रहा है, 1780 के अंदर चल रही है अपन सेकंड एंग्लो मैसूर वार। 1780 वाले टाइम के अंदर अपन ने ऊपर देखा कि 1781 में हैदर अली साहब हार गए हैं।
हैदर अली साहब पोर्टो नोवो में हार चुके हैं बाई आयरकूट। हैदर अली वॉज डिफीटेड एट पोर्टो नोवो, पोलीलूर, सेलिंगपुर बिटवीन 1781 एंड सितंबर 81। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या रखा है कि टीपू सुल्तान डिफीटेड ब्रिटिश आर्मी इन 1780 एट पोलीलूर। इंग्लिश मेड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम विद, ऑप्शन इज टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम वॉज द कैपिटल ऑफ मैसूर बाई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टीपू सुल्तान, सभी को पता है ये। और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के अंदर हुआ क्या था, टीपू सुल्तान के साथ गलत हुआ था बेसिकली। इट वॉज साइंड बाय टीपू सुल्तान एंड कॉर्नवालिस। इस ट्रीटी के अंदर मैसूर की आधी जो टेरिटरी है वो अंग्रेज़ों ने ले ली और अंग्रेज़ों ने लेके डिवाइड कर ली आपस में। इस टेरिटरी को वॉज डिवाइडेड अमंग मराठास, ब्रिटिश एंड निज़ाम। और उसके बाद टीपू को देना था 3.30 करोड़ एज वार इंडेमनिटी टू ब्रिटिश। इसका मतलब क्या हुआ, दो गाइस मैं सब बोला नहीं जा रहा क्योंकि मैं पूरी रात से सोया नहीं हूँ अभी, और इट्स सुबह के 11:15 हो चुके हैं, तो बस प्लीज़ बियर विद मी। तो क्या कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने को देने थे 3.3 करोड़ रुपए ब्रिटिश को एज वार इंडेमनिटी। मतलब अंग्रेज यूँ कह रहे हैं कि देखो भाई हमारा है ना युद्ध के अंदर बहुत नुकसान हुआ है, अब तुम हमको उस नुकसान की भरपाई करो तो 3.5 करोड़ रुपए दो, मतलब 3.30 करोड़। और जब तक ये पैसे नहीं दे रहे हो ना तब तक हम तुम्हारे 2 बच्चे लेके जा रहे हैं, 2 सन्स और केप्ट एज होस्टेज। और ये बच्चों की जो होस्टेज लेती हुई जो पेंटिंग है ना, ये NCERT में दी हुई है कि टीपू सुल्तान के बच्चे उससे छीने जा रहे हैं, मतलब ब्रिटिशर्स लेके जा रहे हैं होस्टेज के तौर पर। अब देखो, व्हेन डिड टीपू सुल्तान डाई एट वॉर विद ब्रिटिश? लास्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर के अंदर 1799 में एट द गेट्स ऑफ श्रीरंगपट्टनम, टीपू सुल्तान फोर्ट वैलेंटली, और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी मैसूर को रक्षित करते हुए। द फोर्थ एंड फाइनल वॉर वॉज बोट बिटवीन ब्रिटिश एंड मैसूर। श्रीरंगपट्टनम वॉज कैप्चर्ड एंड टीपू वॉज किल्ड इन इट्स डिफेंस। वेलेस्ली एंड स्ट्रोट हैड लेड ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग द वॉर। वेलेस्ली was raised to the title of the Marquis for the victory of Mysore. British restored control of Mysore to Wadiyars and annexed Kanara, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम। हुआ क्या, जैसे ही टीपू सुल्तान की जब डेथ हुई ना, इसके बाद टीपू सुल्तान या फिर हैदर अली के आने से पहले जो किंगडम राज कर रहा था मैसूर पे, वो था वडियार फैमिली, वडियार्स। अब जब हैदर अली गए, हैदर अली एक्सपायर हो गई, मतलब उनकी डेथ हो गई, उसके बाद टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। अब जैसे ही इन दोनों की डेथ हुई तो अंग्रेज़ लोग क्या करते हैं, वो वडियार्स को दे देते हैं यहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, और कहते हैं कि ये लो सफ़ेद कागज़, इस पर साइन कर दो। और इस सफ़ेद कागज़ को बोल दिया इट इज़ सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, तो वडियार्स जो थे यहाँ पे, वडियार्स इन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन किया था और उसके बाद इनको एडमिनिस्ट्रेशन थमाया गया था। अब देखो ये कुछ वो है, इनमें से देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अभी अपन ने देख लिया कि पहली एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर हैदर अली जीत गए थे, तो ये गलत हो गया। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर हैदर अली वाज डिफीटेड बाय सर आयरकूट, लेकिन इसमें गलत लिखा हुआ है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर क्या हुआ था, टीपू सुल्तान वन द बैटल एंड डिड नॉट सीड हिज टेरिटरी टू द ब्रिटिश। नहीं, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर होता है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, जिसके अंदर उन्होंने मैसूर का आधा भाग काट के दे दिया था अंग्रेज़ों के अंदर, और इस आधे भाग को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, बिटवीन अंग्रेज़, बिटवीन मराठाज एंड बिटवीन निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो ये भी गलत हो गया। अब आता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर किस के बीच में हुआ, मतलब टीपू वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन द थिक ऑफ बैटल। सभी को पता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो होता है वो 1799 के अंदर होता है, और इसके अंदर अपने टीपू सुल्तान साहब जो हैं वो श्रीरंगपट्टनम के गेट्स के ऊपर लड़ाई करते करते अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। तो इट इज़ द राइट ऑप्शन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। ये इसके अंदर कुछ नहीं है, आप इसको आराम शांति से पढ़ सकते हैं अगर आपका मन है तो। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये देखो, दिस इज द क्रोनोलॉजी, आप क्रोनोलॉजी समझिए। फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटिक इस टाइम में हो रही है, ये करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटक इस टाइम के अंदर हो रही है, सेकंड बैटल ऑफ कर्नाटक जो है वो इस टाइम के अंदर हो रही है, थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटक इस टाइम के अंदर हो रही है, एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इस टाइम के अंदर हो रही है। तो इसका जो आंसर है इट इज़ अ बी, क्योंकि बी जो है सेकंड बैटल ऑफ कर्नाटक वाज फॉट बिटवीन द 1749 टू 1754। इस टाइप के फैक्चुअल, इतने गंदे फैक्चुअल क्वेश्चंस सिर्फ यूपी पीसीएस ही पूछ सकता है, ठीक है। मतलब स्टेट पीसीएस वाला एग्जाम पूछ सकते हैं। हालांकि आज की डेट में धीरे धीरे यूपी पीसीएस बहुत इवोल्व हो गया, पहले से बढ़िया एग्जाम लेने लग गया है, लेकिन फिर भी मैच द फॉलोइंग। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आप लोगों को पता होगा किस किस के बीच में होती है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब होती है गाइस? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बेसिकली होती है बैटल ऑफ बक्सर के बाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद। बैटल ऑफ बक्सर होता है अक्टूबर 1764 के अंदर। अब जब इतनी साल के लास्ट में जब बैटल ऑफ बक्सर हो रहा है, तो ऐसी ट्रीटी करने के लिए, जैसे ही बैटल ख़त्म होगी, ट्रीटी करने के लिए लोग उस टाइम ऐसा था नहीं कि अपने पास प्लेन था कि किंग वगैरह या फिर अंग्रेज़ों के जो ट्रीटी साइन करने वाले लोग हैं वो हवाई जहाज़ में बैठेंगे, प्लेन में बैठेंगे और जाके दूसरी जगह जाकर ट्रीटी साइन कर देंगे, नहीं। तो बेसिकली 1765 तक आते आते ट्रीटी साइन होती है। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है कब? 1765 में। अब देखो, आप इसको आराम से कर सकते हो, बहुत आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब देखो, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ मद्रास। अब ये कह रहा है कि बी जो है ना, बी का दोनों में 2 दे रखा है। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784, ठीक हो गया। एलिमिनेशन है, ये अपन ने पूरा पढ़ा है ऊपर। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ मद्रास वो कर रहा है हैदर अली भाई साहब कर रहे हैं। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वो सेकंड एंग्लो मैसूर वार के टाइम हो रहा है, जो टीपू सुल्तान साहब ने की थी। ट्रीटी ऑफ सालबाई ये अपन ने अभी नहीं पढ़ी है, ये मराठा लोग करते हैं, मराठा लोग करते हैं 1782 के अंदर। और ट्रीटी ऑफ मद्रास जो होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है अपनी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद। इट वॉज बिटवीन द हैदर अली एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। ये मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, सेकेंड एंग्लो मैसूर, सालबाई मराठा एंड इंग्लिश, फर्स्ट एंग्लो मैसूर। ये जो क्वेश्चन है, इट इज़ कैन बी सेड कि टिपिकल यूपी का जो है वो यूपी का आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात कर रहा है। इसको हम देख लेते हैं। बेगम समरू कंस्ट्रक्टेड मोस्ट एमिनेंट चर्च एट सरधाना। बेगम समरू कंस्ट्रक्टेड द मोस्ट एमिनेंट चर्च एट सरधाना विच इज़ नियर मेरठ। यूरोपियन एक बंदा, इसका नाम था वोल्टर। वोल्टर वॉज द हस्बैंड ऑफ बेगम समरू हु ऑफर्ड मिलिट्री सर्विसेज टू मैनी स्टेट्स। समरू बिकेम एम्प्रेस ऑफ सरधाना आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। देखो, इस टाइप की इतनी लंबी लंबी क्वेश्चन लाइन आएंगी ना, तो ये पक्का यूपीएससी पूछेगा। अली मर्दान खान इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल। नहीं गाइज, नहीं। मुर्शीद कुली खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल। ओके, तो दिस लाइन इज़ रॉन्ग। और उसके अलावा सारे स्टेटमेंट ठीक हैं, लेकिन हमारी ऐसी मानना है कि हम सारे स्टेटमेंट्स को भी पढ़ेंगे। महाराजा रंजीत सिंह सेट अप मॉडर्न फाउंड्रीज टू मैन्युफैक्चर कैनन्स एट लाहौर। यस, दिस इज राइट। सवाई जयसिंह ऑफ अम्बेर हैड यूक्लिड्स एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है भाई, एंड दिस इज राइट। सुल्तान टीपू ऑफ मैसूर गेव मनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडेश शारदा इन श्रृंगेरी टेम्पल। दिस इज ऑल्सो राइट। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो गलत हो गया। आप इनको आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने बताया बेसिकली वही दे रखा है यहाँ पे। उसके अलावा इसके अंदर सिर्फ एक फालतू लाइन दे रखी है। वो लाइन क्या है कि सवाई जयसिंह के पास संस्कृत में ज्योमेट्री होने के साथ साथ उन्होंने ऑब्जर्वेटरी सेटअप की थी जयपुर में, दिल्ली के अंदर और वाराणसी के अंदर। बस
इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, देखो ना इतने स्टेटमेंट आ गया, यूपीएससी पूछ रहा है, यूपीएससी यही पूछता है। इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोदी। गाइज आसान क्वेश्चन है ये, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मतलब स्टेटमेंट 1। सेकंड स्टेटमेंट, टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वार। थर्ड एंग्लो मैसूर वार में नहीं, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान मारा जाता है। ये स्टेटमेंट गलत होगी। मीर जाफर एंटर्ड इन कॉन्स्पिरेसी विद इंग्लिश फॉर द डिफीट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला इन बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के अंदर क्या होता है कि उस टाइम बंगाल के जो नवाब होते हैं सिराजुद्दौला, और अंग्रेज़ जो हैं वो मीर जाफर को कहते हैं कि मीर जाफर तेरे को नवाब बनने का ब्रदर। मीर जाफर कहता है यस ब्रदर, और जैसे मीर जाफर यस बोलता है तो मीर जाफर चले जाते हैं अंग्रेज़ों की तरफ, और मीर जाफर वॉज द मिलिट्री कमांडर ऑफ सिराजुद्दौला। अब सोच के देखो, सिराजुद्दौला का मिलिट्री कमांडर जाके मिल गया है किस तरफ, अंग्रेज़ों की तरफ। तो अब सिराजुद्दौला क्या लड़ाई करेंगे, कुछ नहीं कर सकते ये अब। इसलिए बिकॉज ऑफ मीर जाफर सिराजुद्दौला लॉस्ट द बैटल ऑफ प्लासी। मतलब लड़ाई ऐसी हुई थी, बिना लड़े जीत गए थे अंग्रेज़, इतनी बुरी हुई थी। ठीक है, और देखो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली के बीच में और मराठास के बीच में, ना कि इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, मराठास 1761। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द ओनली स्टेटमेंट करेक्ट इज थर्ड। तो सी दिस इज राइट आंसर। ओके गाइज, ये दे रखा है कि इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड मराठास। टीपू सुल्तान was killed in the fourth battle of Anglo-Mysore in 1799. During the War of Plassey, मीर जाफर conspired against सिराजुद्दौला supporting Britishers। बस यही मैंने अभी आपको बताया, दोबारा वही दे रखा है। चलो ठीक है गाइज, अभी अपना हो गया है ये वाला चैप्टर, और इसके अपने 23 क्वेश्चंस वी हैव डन। नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई टू इंक्रीज द स्पीड कि जल्दी से जल्दी चीज़ें हों। अभी आधा घंटा हो गया, आधे घंटे में अपने 23 क्वेश्चंस हुए हैं। अगला जो वो आएगा ना, अगला जो लेक्चर आएगा उसमें मैं ये कोशिश करूँगा कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाए। तो ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग देख रहे थे माय क्लासेस। आई एम दीक्षांत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जिंदाबाद।